नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में खेला हो गया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। पार्टी को अब राजस्थान में बड़ा झटका लगा है। 4 बार के विधायक और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में मंत्री रहे महेंद्रजीत सिंह मालवी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में महेंद्रजीत सिंह मालवी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सियासी गलियारों में चर्चा का दौर यह भी है कि कांग्रेस के कई और नेता भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इधर मंगलवार को अमित शाह के राजस्थान दौरे से पहले मालवी के बीजेपी में शामिल होने को सत्ताधारी दल का रणनीतिक कदम माना जा रहा है। इन सबके बीच सवाल उठता है कि लोकसभा के रण से पहले कांग्रेस में खेला क्यों और कैसे हो गया। मालवी के बाद कांग्रेस के और कौन से विकेट हैं जो गिर सकते हैं। सवाल यह कि कांग्रेस में भी अभी और कितने मालवी हैं। कांग्रेसी विधायकों के टूटने का क्या कारण है। आखिर कांग्रेस कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी। सवाल यह भी कि कांग्रेस में सेंध से बीजेपी कितनी मजबूत होगी। और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या फिर से 25 सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। आज की बड़ी बहस हमारी इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आज की बड़ी बहस शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा साहब से मुलाकात हुई और माननीय हमारे राजस्थान के युवा मुख्यमंत्री जी मुझे साथ लेके गए और मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का अवसर मिला। मैं इस अवसर के ऊपर आदरणीय सीपी साहब का, आदरणीय राठौड़ साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि मेरी इस प्रवेश को लेकर आप दोनों भाइयों का भी मुझे बहुत सहयोग रहा है। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। और जैसे कल राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय अधिवेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन और अमित शाह साहब का उद्बोधन हम सबको रोंगटे खड़े करने वाला उद्बोधन था। और उस उद्बोधन को देश तो देख ही रहा था, दुनिया के देश भी देख रहे थे कि हिंदुस्तान कहां जा रहा है, हिंदुस्तान की क्या ताकत है, हिंदुस्तान कितना ताकतवर बन गया। ये तमाम चीजें कल देखने को मिली। इन तमाम चीजों से मैं प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर मैंने कहा कि मैं एक बार फिर अपने पुराने घर में जाऊं और पुराने घर में जाकर सुवागढ़ अंचल का, मेवाड़ अंचल का और सभी का, छत्तीस समाज का मैं कैसे भला कर सकता हूं, कैसे मैं विकास कर सकता हूं, ये बात भी इस अवसर पर कह सकता हूं। एक बात मुझे कहते हुए मन में दुख है कि कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम मंदिर के बनाने के बाद जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था और वहां जाने के लिए मना कर दिया, ये सबसे बड़ी मुझे ठेस लगी। और मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूं, मंदिर को मानने वाला आदमी हूं, देवी देवताओं को पूजा करने वाला आदमी हूं। सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सबकी इच्छा की काम करें, विकसित भारत के संकल्प को आगे लेकर के किस प्रकार से उनका योगदान हो सके वो करने के लिए तैयार है। वो डरा रहे थे, डरा धमकाकर और प्रलोभन देकर शामिल करवाया जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस राजस्थान में भी शुरू हो गया है। ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है। देखिए, कांग्रेस यही करने चाहते, हर राज्य में हारती जा रही है और हर राज्य में लोग मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों को हृदयपूर्वक उनको पार्टी में ज्वाइन भी करा रहे हैं और उनका सम्मान भी कर रहे हैं। लेकिन सब जो ज्वाइन कर रहे हैं सबका एक ही लक्ष्य है, क्षेत्र का विकास, राज्य का विकास और देश का विकास। देश कैसे गौरवशाली और बने, देश कैसे समृद्धशाली बने, यह सभी को मालूम है कि यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। इसे सभी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी वो जरूर बात करती रहे, जितनी ऐसी बात करेगी वो जरूर उतना ही उनका नुकसान होगा और होता ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी माए हैं, पुराना उनका सुकात रहा है। विद्यार्थी जीवन में भारतीय जनता पार्टी के विद्यार्थी परिषद में रहे हैं। अब आगे आगे देखो होता है क्या।
राजस्थान में कांग्रेस की हालत वैसी होगी, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। कांग्रेस के अंदर आज एक बड़ा चेहरा, कांग्रेस के पेड़ की बड़ी टहनी टूटी है। आप देखेंगे पतझड़ का मौसम आ रहा है, कांग्रेस से इतने लोग निकल कर आएंगे क्योंकि पूरे देश के अंदर कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। ऐसे लोगों के जाने से पार्टी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। और पार्टी मजबूत होने की वजह यह है कि पिछली दफा जब विधानसभा के चुनाव थे तो महेंद्र जी मालवीय जी जीते थे, बाकी के सारे लोग वहां से उस जिले में हारे थे। जब हम लोग 21 आए थे तब भी इनकी शिकायतें हुई थी कि इन्होंने दूसरे लोगों को हराया। फिर इन्होंने स्पष्टीकरण देकर के आश्वस्त किया था कि मैं भविष्य में इस तरह की बात नहीं करूंगा। अब की बार भी इन्होंने स्वयं के अलावा सबको हराने के लिए काम किया वहां अपने जिले। ऐसे में यह सवाल उठता है कि मालवीय जी के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस कितना कमजोर होगी, या क्या जो बीजेपी 25 का 25 सीट लाने की जो ये वादा कर रही है कितना कारगर साबित होगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। मदन प्रजापति, नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार शर्मा, नेता कांग्रेस, राजकुमार जी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी। चर्चा की शुरुआत राजकुमार शर्मा जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि आखिरकार क्या हो गया कि मालवीय साहब को हाथ छोड़कर कमल का जो है वो अपने हाथ में लेना पड़ा। देखिए सौरभ जी, ये तो मालवीय साहब खुद बता सकते हैं कि उनको क्या तकलीफ हुई, कहां घुटन हुई, क्या कांग्रेस पार्टी ने उनको नहीं दिया। मालवीय साहब साधारण कार्यकर्ता थे, उनको प्रधान बनाया, उनकी पत्नी को प्रधान बनाया, उनको एमएलए बनाया, उनको एमपी बनाया, उनको मंत्री बनाया, उनको कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया। तो कांग्रेस पार्टी एक साधारण कार्यकर्ता को जितना मान सम्मान दे सकती थी वो दिया। आज कांग्रेस पार्टी को उनसे कुछ लेने का वक्त आया और वो 3 महीने के अंदर ही पार्टी छोड़ के चले गए। 3 महीने पहले हमारी पार्टी में वो सरकार का हिस्सा थे, कल तक वो आज सुबह तक वो हमारी पार्टी का वर्किंग कमेटी के सदस्य थे, बहुत महत्वपूर्ण पद पे थे, वो हमारे आलाकमान बने हुए थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया वो तो वही बता सकते हैं। या तो वो अति उत्साहित हैं, या वो अतिरिक्त लाभ लेना चाहते हैं, सत्ता में रहना चाहते हैं, लाभ में रहना चाहते हैं। तो अब ये तो वो बताएं कि वो क्यों गए हैं। उन्होंने कोई बयान ऐसा नहीं दिया है। उन्होंने कहा राम मंदिर से के प्राण प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने मना कर दिया तो मेरा मन आहत है। राजकुमार जी, एक मेरा सवाल, ठीक है आप कह रहे हैं मालवीय साहब बताएंगे, देखिए कांग्रेस को क्या आत्ममंथन करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी बहुत नाराज थे, इतना ही ज्यादा चर्चा हो गई कि बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बहरहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता, आला कमान आप लोगों के मनाए कि 40 साल का हवाला दिया कि साहब आप 40 साल तक कांग्रेस ने आपको कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो नहीं दिया। बहरहाल वो मान गए, लेकिन इधर मालवीय साहब चले गए। क्या वजह है कि लोग कांग्रेस को छोड़ते हुए जा रहे हैं? क्या नेतृत्व की कमी, या कुछ ऐसी बात है जो अंदर की बात है वो बाहर नहीं आ पा रही, लेकिन अंदर अंदर लोगों को खाए जा रही है? क्या ऐसा कुछ? सौरभ जी, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जब से 9 साल से विशेष प्रकार की भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की विचारधारा रखने वाले समाजों के ऊपर, नेताओं के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, और अब तो अति हो गई उनके बैंकों पे भी अटैक किया है। तो जब इस तरह का अटैक होता है और हमारे नेता, युवा दिलों की धड़कन राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि आप डरो मत, उसके बावजूद भी कोई कार्यकर्ता डर जाता है और डर करके वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले मैं कांग्रेस पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं से को कहना चाहता हूं कि 3 बार सोचने जाने से पहले जो कार्यकर्ता नेता विधानसभा चुनाव के दौरान 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी में गए थे, आज उनका वहां क्या हाल है एक बार पता कर ले तो बेहतर होगा। और उससे भी ज्यादा बेहतर होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के हैं, उनका आज 9 साल में क्या हाल है, क्या उन पे दिल पे बीत रही है,
वो उनसे पूछने से ज्यादा बेहतर होगा। अभी तो ये मुद्दे की बात ये है कि रोका कैसे जाए, इस विषय पर चर्चा हम कर रहे हैं। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। हेमंत जी, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि कांग्रेस की स्थिति दिन प्रतिदिन कैसी होती जा रही है, किसी से छुपी नहीं। वजह क्या है? क्या आप मानते हैं कि मालवीय जी आखिरकार चले क्यों गए? अब आपने यहां देखा कि कमलनाथ भी जाने वाले थे लेकिन रोक लिया गया है मध्य प्रदेश से। क्या हो रहा है कांग्रेस में? आप तो राजनीति के जानकार हैं, ग्राउंड से देखते हैं, बताएं, थोड़ा दर्शकों को भी समझाएं। देखिए, मैं वैसे राजकुमार जी का ऑडियो तो नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन आपका जो प्रश्न आपने पूछा, तो सबसे पहले तो मेरे कांग्रेस के मित्रों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज उनके लिए बहुत मुबारक दिन है। आज उनकी पार्टी से एक ऐसे व्यक्ति पार्टी छोड़ गए जो उनकी पार्टी को कमजोर कर रहे थे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए बधाई की पात्र है वो। यानी आप देखिए, इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि चूंकि महेंद्र सिंह मालवीय के जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पार्टी को लगातार कमजोर करने का काम कर रहे थे। अच्छा। और हम तो उनको टिकट भी नहीं देना चाह रहे थे, इस बार उनको इस बात की भनक लग गई। दूसरी तरफ मालवीय कहते हैं कि मैंने राहुल गांधी से मिलने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं मिले। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब से मिला तो उनका कि मेरे पास तो कुछ है नहीं आपको सहायता करने के लिए। यानी जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को बेबस समझे, मजबूर समझे, लाचार समझे, उस पार्टी का धनी धौरी कौन हो सकता है? राहुल गांधी को भारत जोड़ने से फुर्सत नहीं है, कांग्रेस टूट रही है, उसको संभालने की उनको आवश्यकता महसूस नहीं हो रही। 12 पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, 13वें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की चर्चा चल रही है, लेकिन फिर भी पार्टी संभलने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं आज पार्टी की स्थिति को आपको इस तरह से समझाता हूं। मान लीजिए बहुत तेजी से भूकंप आ रहा है और किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के सारे लोग एक एक करके और नीचे सड़क पर भाग जाते हैं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन कुछ 2-3 बेवकूफ लोग उस बिल्डिंग में ये कहकर रुके रहते हैं कि अरे भूकंप तो आजकल रोज आते रहते, क्या फर्क पड़ता है? या तो ये, या देखेंगे बिल्डिंग गिरेगी तो देखेंगे, अभी क्या जरूरत है, आने दो भूकंप, क्या फर्क पड़ता है? ये कांग्रेस की मनोदशा हो चुकी है। इनको डैमेज कंट्रोल करने के लिए फुर्सत नहीं है। तमाम लोग, और राजस्थान में तो अभी मालवीय गए हैं ना, उदयलाल अंजना, सही बात है, उस समय जब भारत जोड़ रहे थे उस समय भी बहुत लोग छोड़ के जाने लगे थे। अब भारत को न्याय दिला रहे तो भी लोग छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो इस कांग्रेस की हालत ये हो चुकी है, इनके पास आज तक एक सुरक्षित सीट नहीं है पूरे देश में जहां से ये चुनाव लड़ सके। और इनके गोविंद सिंह डोटासरा, देखिए आप चमचागिरी की पराकाष्ठा देखिए, वो कहते हैं हमारा लक्ष्य राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। अरे भैया, जो आपका अमेठी आपका गढ़ होता था, वहां से आप चुनाव हार गए। किसी दक्षिण पट्टी राज्य में आपको एक सीट, संसदीय सीट बता दो जहां से आप चुनाव लड़ सकते हैं। इनकी सोनिया गांधी रायबरेली से 20 साल तक वहां पर सांसद रही और अब वो राज्यसभा के द्वार से वो लोकसभा में प्रवेश करना चाहती है क्योंकि उनको 10 जनपद का बंगला बचाना है। ये इनके हालात हो चुके हैं। कोई एक दक्षिण बहरहाल सोनिया गांधी ने एक भावनात्मक पत्र लिखा था, उस पर अभी हम आएंगे। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ मदन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग जो छोड़ के आ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कितने फायदेमंद साबित होंगे आपके लिए मालवीय जी? देखिए सौरभ, मैं पहले आपको एक चीज बता देता हूं। कोई भी व्यक्ति राजनीति में इसलिए आता है ताकि वो मूल माफ कीजिएगा, आवाज थोड़ी ऐसे आ रही थी। अब ठीक है? नहीं ठीक है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। सौरभ, कोई भी व्यक्ति राजनीति में आने का मूल कारण होता है राष्ट्र सेवा। उसकी विचारधारा कोई भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, उसका मूल मकसद होता है उस विचारधारा में रहकर और राष्ट्र की सेवा करना। और जब वो उस विचारधारा को स्वीकार करने के बाद में राष्ट्र की सेवा नहीं करता, दिन उठ के उसका दम घुटने लगता है, उसका जो है स्वाभिमान को नित उठ के प्रताड़ित किया जाता है और वो अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाता, ऐसी स्थिति और परिस्थिति में एक दिन उसका जो है वो साथ छोड़ना चालू कर देता है जिस पार्टी के अंदर वो रहता है, और वो किसी मजबूत पार्टी का या किसी मजबूत व्यक्ति का हाथ थामता है। और आज ये परिकाष्ठा बिल्कुल तैयार है कि देश के अंदर अगर कोई मजबूत पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और देश में अगर कोई मजबूत व्यक्ति है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। आज मेरे मित्र ये कह रहे थे कि यहां बैठ के कि हम
छोड़ के चले गए, हमने उनको सांसद दे दिए, विधायक दे दिए, ये दे दिया, वो दे दिया। क्या एक कार्यकर्ता ने पार्टी को कुछ नहीं किया? वो कार्यकर्ता के खून पसीने से आप उस जगह पे चुनाव जीत के आते हो। अगर वो चुनाव जीतने वाला नहीं होता है तो किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट दे देते हो। उसकी इतने टाइम की जो कार्यशैली थी, उसके इतने टाइम का जो परिश्रम था, आज जितने भी कांग्रेस से निराश हताश व्यक्ति जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं या छोड़ने वाले हैं, उन सबका एक ही इल्जाम है कि आला कमान हमसे मिलता नहीं है, यहां संवाद नहीं होता है, यहां चर्चा नहीं होती है, यहां बैठकें नहीं होती है। आप याद कीजिएगा राजकुमार जी, आपके यहां पे सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई कितना टाइम हो गया, और जब गुलाम नबी आजाद ने यह कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी चाहिए तो आपने G21 का एक G21 अलग से एक ग्रुप बना दिया और उन लोगों को प्रताड़ित करना चालू कर दिया जिन्होंने सिर्फ ये कहा कि बैठक करवानी है। आपने दूसरी बात कही राजकुमार जी ने कि डर की राजनीति करते हैं। मैं तो पूछ लेता हूं ना राजकुमार जी से कि राजकुमार जी, अल्पेश ठाकरे पे कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप था, या ईडी का कोई था क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर कोई आरोप था क्या? जितिन प्रसाद के ऊपर कोई आरोप था क्या? सुषमा देव के ऊपर कोई आरोप था क्या? सुनील जाखड़ के ऊपर कोई आरोप था क्या? कोई आरोप नहीं था। और जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए और दूसरी पार्टियों को ज्वाइन किया, ऐसे नेताओं की लिस्ट भी बहुत बड़ी है। कपिल सिब्बल जो है वो आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे और हर विकट परिस्थिति में पार्टी के साथ खड़े थे। कई बार कोर्ट के अंदर भी पार्टी का पक्ष उन्होंने रखा। हुआ क्या? समाजवादी पार्टी के अंदर जाना पड़ा। प्रियंका चोपड़ा आपकी पार्टी, प्रियंका चतुर्वेदी आपकी पार्टी के अंदर थी, वो प्रियंका चोपड़ा को शिवसेना ज्वाइन करना पड़ा। राहुल गांधी ने उनके ऊपर किसी तरीके का किसी पार्टी के व्यक्ति ने अभद्र व्यवहार किया था, उस अभद्र व्यवहार का भी आपने जवाब नहीं दिया। जी चलिए राजकुमार जी, ठीक है राजकुमार जी, मेरा सवाल आपको ये बता, ठीक है आपकी बात आगे मदन जी। राजकुमार जी देखिए, मेरा सवाल आपसे कि भारत जोड़ो, जब आप भारत जोड़ रहे थे तो बड़े बड़े कई सारे नेता चले गए, अब आप भारत को न्याय दिलाने यात्रा कर रहे हैं, फिर भी लोग बड़े बड़े लोग छोड़कर जा रहे हैं। आखिरकार क्या कांग्रेस को खुद आत्ममंथन करने की जरूरत नहीं है कि लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं? भारत को तो न्याय ठीक है आप दिला रहे हैं, अच्छी बात है, और भारत को आप जोड़ रहे थे वो भी अच्छी बात है, लेकिन अपने लोगों को जोड़ नहीं पा रहे, अपने लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे, ऐसा है क्या राजकुमार जी? सौरभ जी, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो पहले कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हुई थी, वो बहुत सफल यात्रा थी। हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया था। अब जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, इसमें भी हिंदुस्तान की जनता को हमको बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि आपके जो नेता छोड़ के जा रहे हैं, जहां आप चिंतन की बात है, देखिए हर पार्टी में चिंतन मंथन होता है। किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति, छोटा हो चाहे बड़ा हो, पार्टी छोड़ के जाता है तो तकलीफ होना स्वाभाविक है। पार्टी उस प्लेटफॉर्म पे कमजोर भी होती है, लेकिन जब कोई पार्टी के कार्यकर्ता ने तय कर लिया कि मुझे जाना ही है, और जो विपक्षी पार्टी है जो आज देश में राज कर रही है, पिछले 9 साल से वो घमंड में चूर है, पिछले 9 साल से उनका टारगेट एक ही है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाओ तो बेहतर होगा। तो जब भारतीय जनता पार्टी का टारगेट यही है, सरकारी एजेंसियों का टारगेट यही है कि विपक्ष को अतिशीघ्र खत्म कर दो। नहीं, अब आप लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया, इंडिया गठबंधन को लेकर परेशान जा रहे राजकुमार जी। देखिए उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य भी आज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे, वो चले गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जयंत चौधरी छोड़कर चले जा रहे हैं। बड़े बड़े नेता जो है वो इंडिया गठबंधन से अलग होते जा रहे हैं, और कांग्रेस और जो सूत्रधार थे नीतीश कुमार सबसे पहले वही निकल लिए। तो कैसे माना जाए आप लोग इंडिया गठबंधन को, अलायंस को लिए हैं और वो सफल होगा? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, फिर इसके बाद हेमंत भाई के पास मैं जाऊंगा। बिहार के मुख्यमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी कितनी है ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है जी। जितना जल्दी वो रंग बदलते हैं शायद दुनिया में और हिंदुस्तान में कोई रंग नहीं बदलता है, नहीं जानते। और उससे भी ज्यादा रंग भारतीय जनता पार्टी बदलती है कि बार बार रंग बदलने वाले को भी अपनी पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता प्राप्त करने के लिए बिहार जैसा खेला कर सकती है, महाराष्ट्र जैसा खेला कर सकती है, अजीत कुमार जी को आशीर्वाद दे सकती है और मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी इस 9 साल में कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ज्वाइन करे भारतीय जनता पार्टी को, ये तो बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। भारतीय जनता पार्टी
इस देश में कुछ भी कर सकती है। और आप देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बार बार नारे लगाते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। तो जहां मोदी जी है वहां सब कुछ संभव है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब होने दीजिए। रही बात कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की, कि कांग्रेस पार्टी का नेता और कार्यकर्ता, किसी भी कार्यकर्ता नेता के जाने से कोई कमजोर नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उत्साह के साथ, उमंग के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ लबरेज है। और आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में बेहतर तरीके से शिकस्त देगा। वो तो दिख रहा है। बहरहाल हेमंत जी, मेरा सवाल आपसे, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और एक छोटा जवाब। देखिए, इन लोगों विपक्ष ने बनाया इंडिया गठबंधन। अब इंडिया गठबंधन के जितने अलायंस के बड़े चेहरे थे वो धीरे धीरे खिसकने लगे। अब 24 से पहले, जो चुनाव से पहले लगता है नहीं कि अस्तित्व बचेगा। ममता बनर्जी उधर एकला चलो, फिर भगवत मान उधर, उन्होंने कहा पंजाब में हम अकेले। अखिलेश यादव की स्थिति आप देख ही रहे हैं, मतलब जयंत चौधरी चले गए। तो क्या अस्तित्व लग रहा है इस गठबंधन का आपको? थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। देखिए सौरभ जी, दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी को ना तो इंडिया गठबंधन के इनकी सहयोगी दल नेता मानने को तैयार है, ना कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है ना, विचारधारा से जुड़े नेता, वो इनको राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार है, और ना देश की जनता राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार है। कुछ ऐसे लोग, जिसमें सबसे पहले अशोक गहलोत का नाम आता है, जिन्होंने चमचागिरी की पराकाष्ठा हद पार कर दी, वो इन नेताओं को, जब तक कांग्रेस गांधी परिवार के दायरे से बाहर नहीं निकलेगी ना, तब तक कांग्रेस जीवित नहीं हो सकती। और हमारा तो एक आम आदमी की हैसियत से इतनी बड़ी चिंता है कि अगर कांग्रेस खत्म हो गई तो विपक्ष कमजोर होएगा ना, और विपक्ष कमजोर होगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा, देश कमजोर होगा। मेरी ये समझ में नहीं आती कि राहुल गांधी क्या विदेशी ताकतों के हाथ खेल रहे हैं क्या? वो विदेश में जाके भारत को अपमानित करते हैं और यहाँ कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। आपने विपक्ष खत्म होने की बात की। अटल बिहारी वाजपेयी का एक कोट में आपको पढ़ के बताता हूं, मुझे याद है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष खत्म हो जाए, विपक्ष विहीन सत्ताधारी पार्टी जो है वो निरंकुश हो जाएगी। यानी ये पार्टी बीजेपी अगर इनकेस निरंकुश हो गई तो स्थिति खराब, लोकतंत्र के लिए कहीं न कहीं तब असल में खतरा होता है, जो अटल जी ने कहा कि। तो इसलिए सौरभ जी, मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस किस भटकन की स्थिति में चल रही। अब देखिए, पूरा देश, और देश ही नहीं विदेश में जब रामलला की धूम है, राम के नाम की धूम है, विदेशों में अबू धाबी में मंत्र बन गया, लेकिन कांग्रेस के लोग अयोध्या जाने को तैयार नहीं है, कांग्रेस के लोग राम को मानने को तैयार नहीं है। अरे प्रबोध कृष्णम कांग्रेस के नेता थे ना, विचारधारा से जुड़े नेता थे, वो आज कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं आज, कि जब आज तो कल की धाम का शिलान्यास भी कर दिया। नहीं, जब तक सृष्टि है, जब तक सनातन है, और सनातन है तब तक नरेंद्र मोदी का नाम है। ये देखिए, ये है, लेकिन फिर भी कांग्रेस संभलने को तैयार नहीं है। और राजस्थान से आप देखना, आने वाले टाइम में सचिन पायलट बीजेपी के हो जाएंगे। और तो और मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत भी बीजेपी का हाथ थामते हुए नजर आएंगे आपको। ये कांग्रेस राजकुमार जी, इसका जवाब दीजिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हेमंत जी, इसका जवाब दीजिए, फिर इसके बाद मैं मदन जी के पास जाऊंगा, प्रतिक्रिया लूंगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए सौरभ जी, आपने हेमंत भाई गोयल जी के नीचे लिख रखा है राजनीतिक विश्लेषक। मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि हेमंत भाई गोयल जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, राजनीतिक विश्लेषक नहीं है। मेरे मित्र हैं, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे मित्र हैं, मेरी अच्छी दोस्ती है उनसे, लेकिन वो राजनीतिक विश्लेषक नहीं है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन कोई बात नहीं, आपके चैनल पे वो राजनीतिक विशेषज्ञ के ऐसे से बैठे हुए हैं, और अब तो ज्योतिष का भी वो उनको ज्ञान है। उनका ज्ञान यहां तक पहुंच चुका है कि वैभव गहलोत जी भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे, सचिन पायलट जी भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो फिर तो कांग्रेस पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको हाथ दिखाने पहुंचेंगे। क्योंकि इतने बड़े राजनीतिक विश्लेषक आ गए हमारे यहाँ, इतने बड़े जिनको ज्योतिष का ज्ञान है। मेरे मित्र हैं हेमंत भाई गोयल, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी
जिसके जहन में कांग्रेस है, जो मूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो मूल कांग्रेसी है, वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के नहीं जाएगा। और फिर भी कोई कार्यकर्ता नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जाता है, कांग्रेस पार्टी बड़ा परिवार है। निश्चित रहे, भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर चने चबाएगा तो वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जल्दी से बता दीजिए डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, ये मालवीय जी के जाने के डैमेज कंट्रोल कैसे आप कर रहे हैं। फिर तुरंत मैं चला जाऊंगा मदन जी के पास, क्योंकि उनको बोलने का मौका मैंने अभी तक कम दिया है। जल्दी बताइए कि डैमेज कंट्रोल कैसे। कांग्रेस पार्टी बड़ा परिवार है, एक जाता है चार आते हैं। ऐसा नहीं है मालवीय साहब चले गए तो उनकी कमी कांग्रेस पार्टी पूरी नहीं कर पाएगी। कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, चलिए एक जाएंगे चार आएंगे, ये डैमेज कंट्रोल करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात कही। ठीक है मदन जी, ठीक है, आप लोग अपने यहाँ भरते रहिए। मदन जी, मेरा सवाल आपसे कि 25 के 25 आप लोग टारगेट लेके चल रहे हैं किस बार, और उसको लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं? देखिए सौरभ जी, हम राजनीति के अंदर आए हैं, संगठन में कार्य करते हैं, और संगठन का कार्य है कि सत्ता के द्वार तक हम पहुंचे ताकि हम जनता की सेवा कर सके, और यही लक्ष्य होता है हमारा। और राजस्थान के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हैट्रिक बनाने वाली है, 25 की 25 सीटें जीतेंगी। इसका लंबा विश्लेषण है, क्योंकि हमारे पास में संगठन है, कार्यकर्ता है, और देवतुल्य कार्यकर्ता। इनके जैसे नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुत्ते का कहते हैं कि बूथ अध्यक्ष ये तो कान पकड़ के कहते हैं कि कुत्ते जैसा बूथ अध्यक्ष बनाओ, भौंकने वाला। खैर वो इनका अंदरूनी मामला है, क्या बोले। लेकिन मैं राजकुमार जी को एक छोटी सी चीज कह दूं। राजकुमार जी ने कहा है, आज तो राजकुमार जी भी मान लिया आपके चैनल पे कि मोदी है तो मुमकिन है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राजकुमार जी, मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी है तो मुमकिन इसलिए होता है क्योंकि राहुल गांधी को कोर्ट पे जनेऊ पहनना पड़ता है। मोदी है तो मुमकिन है, ये साबित होता है कि प्रियंका गांधी को गंगा आरती करनी पड़ती है। मोदी है तो मुमकिन है, ये साबित होता है कि सोनिया गांधी को अपनी परंपरागत सीट छोड़ के और राज्यसभा का द्वार खटखटाना पड़ता है। और मोदी है तो मुमकिन है, ये पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से गरीब महिलाओं को पक्के मकान मिलते हैं। और मोदी है तो मुमकिन है कि महिलाओं को इज्जत घर मिलते हैं। मोदी है तो मुमकिन है कि युवाओं को रोजगार करने के लिए संसाधन और साधन मिलते हैं, लोन मिलता है। इस देश के अंदर नहीं, दुनिया है वो मानती है कि मोदी है तो मुमकिन है, आपने भी मान लिया। तीसरी चीज इन्होंने कहा कि घमंड में चूर। राजकुमार जी, हम घमंड में चूर नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी तो जनता के बीच में रह के, चाहे वो सत्ता में रहे या सत्ता के बाहर रहे, हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। मैं घमंड में चूर कैसे होते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जब सत्ता प्राप्ति होती है तो घमंड में चूर इस तरीके से होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का महिला के 3 तलाक पे आए हुए फैसले को आप लोकसभा के अंदर बदल देते हैं। सत्ता के घमंड में चूर ऐसे होते हैं कि आप इस देश के अंदर इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र की हत्या कर देते हैं। इसको सत्ता के घमंड में चूर मानते हैं। घमंड में चूर इसको मानते हैं कि इस देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को 356 लगा के 90 बार आप बर्खास्त कर देते हैं। ये होता है सत्ता का घमंड और घमंड में चूर की व्यवस्था। तीसरी चीज आपने कहा, आप ये कह रहे हैं कि मालवीय जी चले गए। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक फेरिस्ट नहीं है ना, डरते हैं राहुल गांधी जिता देंगे, ये कर देंगे। अरे भाई, आपका जो एनडी गठबंधन आपने बनाया था और उस गठबंधन के अंदर आपके जो अलायंस थे वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं करते हैं। आपके खुद के पार्टी के नेता राहुल गांधी को स्वीकार नहीं करते हैं। देश की जनता राहुल गांधी को स्वीकार नहीं करती है। उनके नेतृत्व में लड़ने वाले सारे चुनाव हार गए। आप ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार तक और वंशवाद तक सीमित हो गई और जिद करके बैठ गई सोनिया गांधी कि मेरे को मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है। वो देश की जनता तय करती है। यहां लोकशाही नहीं है, यहां राजशाही नहीं है, यहां लोकतंत्र है। और ये लोकतंत्र इतना मजबूत है, आपको बता दूं राजकुमार जी, कि चाय बेचने वाले का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री बनता है, मजदूर का बेटा आज राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनता है, और किसान का बेटा आज राजस्थान का मुख्यमंत्री बनता है। ये परिपाटी आज देश के अंदर कोई लेके आई है तो भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। आपकी सरकार के अंदर आप याद कीजिए कि देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि देश के संसाधनों के ऊपर अल्पसंख्यकों का अधिकार है। हम कहते हैं कि देश के संसाधनों पे सबसे पहले गरीब का अधिकार है, किसान का अधिकार है, महिला का अधिकार है। ये सोच है। आप मुट्ठी भर वोट बैंक के चलते हुए आप तुष्टीकरण करते हैं। तो आज आपकी पार्टी की स्थिति है कि आपकी पार्टी में लोग जो अच्छे नेता है वो परिवारवाद से, तुष्टीकरण से और भ्रष्टाचार से परेशान है।
आपको सीधा सीधा उदाहरण देता हूं कि आपके मुट्ठी बैंक वोट बैंक के चलते हुए आप तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ने पे मजबूर हुए आचार्य प्रमोद कृष्ण, आपके परिवारवाद के कारण मजबूर हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपके भ्रष्टाचार के कारण चलते हुए गुजरात के अंदर हार्दिक पटेल मजबूर हुए और पार्टी की अनसुनी और उनके ही लोगों की नहीं सुनने के कारण सारे नेता परेशान होकर चले गए। आप कहते हैं कि वो पार्टी कांग्रेस का नहीं हो सकता, जो छोड़ के जा रहा है वो कांग्रेस ही था ही नहीं कभी। मैं आपको याद दिलाता हूं राजकुमार जी कि गुलाम नबी आजाद जब से उन्होंने होश संभाला, जब से राजनीति के अंदर आए, वो इंदिरा गांधी के साथ रहे, राजीव गांधी के साथ रहे, पीवी नरसिम्हा राव के साथ रहे, मनमोहन सिंह जी के साथ रहे और कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। हुआ क्या? जब वो गए तो आप उनसे मिलने के लिए भी तैयार नहीं थे और बड़े दुखी हृदय से उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के फैसले अगर कोई लेता है तो उनके गनमैन फैसले लेते हैं। आपके लोग जब जाते हैं तो कहते हैं कि कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहते हैं। आप कार्यकर्ता नेताओं की सुनना नहीं चाहते, आप आत्ममंथन आत्मचिंतन करना नहीं चाहते हो। आज मैं तो बड़ी ईमानदारी से पूछ लेता हूं कि आपकी पार्टी में अगर कोई सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाने के लिए कह दे, पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दे। तो आपकी पार्टी के अंदर गुटबाजी के चलते हुए कोई व्यक्ति आवाज उठा ले, आप बाहर का रास्ता दिखा दे। क्या कहा खिलाड़ीलाल पहलवान ने? ठीक है दलित ठीक है यार, राजस्थान में 20% बात रख दलितों ली, की इसका संख्या जवाब है, मैं लूंगा राजकुमार उसके बाद भी मेरी नहीं सुनी जा रही है। तमाम बातों की विश्लेषण ठीक है। उन्होंने हेमंत जी, डॉक्टर हेमंत जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए कांग्रेस में हम बात कर रहे हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे ज्यादा राज की, और अचानक से ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस जो है वो हाशिए पे आ गई। कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ रहा है। कुछ लोग परिवार बात कर रहे हैं, कुछ लोग, क्या कांग्रेस के अंदर नेतृत्व की कमी है? जो बड़े बड़े लोग छोड़कर जा रहे हैं, बड़े बड़े जो चेहरे थे वो कांग्रेस से अलग हो गए, आपको क्या लगता है? देखिए सौरभ जी, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस में और नरेंद्र मोदी में क्या सबसे बड़ा फर्क है जी। नरेंद्र मोदी देश की नब्ज पहचानने का मादा रखते हैं। हाँ। कांग्रेस में आज भी गांधी परिवार के दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहते। राजकुमार जी शर्मा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और कितने सालों से ये पार्टी की सेवा कर रहे हैं, आज तक इनको एमएलए का टिकट नहीं मिला। सुनिए, और राज्यसभा में भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाता है, फर्स्ट टाइमर एमएलए। राजकुमार शर्मा जैसे कितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इनके आर तिवारी, उन्हीं की लोगों ने उनको पार्टी में, आज इतनी उम्र दराज होकर तो उनको टिकट मिला और फिर भी पार्टी के लोगों ने उनको हरवा दिया। ये कांग्रेस की प्रॉब्लम है। कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है? राज्यसभा में सोनिया गांधी को भेजा जाता है, प्रमोद तिवारी को भेजा जाता है, केसी वेणुगोपाल को भेजा जाता है, इन तमाम लोगों को भेजा जाता है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं भेजा जाता है। आज बीजेपी कहती है 3 बार जो एमपी रह लिए उनको हम टिकट नहीं देंगे, अब नए लोगों को मौका देंगे। ये पार्टी में, कांग्रेस में प्रॉब्लम है। और वो राहुल, प्रियंका, सोनिया से बाहर निकलना नहीं चाहते, जिनके पास आज कोई एक सुरक्षित सीट नहीं है जहां पर वो चुनाव लड़ सके। ये कांग्रेस की मजबूरी है। कांग्रेस की मजबूरी क्या है? तुष्टीकरण। 70 सालों से कांग्रेस पर पेटेंट है तुष्टीकरण का, फिर भी तुष्टीकरण से बाहर निकलना नहीं चाहती। पूरा देश विदेश अबू धाबी में मंदिर बन गया, आज सनातन की धूम है, लेकिन फिर भी कांग्रेस उन लोगों का साथ देती है जो सनातन पर कीचड़ उछलते हैं, जो वो अयोध्या जाना नहीं चाहते। आज प्रमोद कृष्ण जैसे नेता क्यों इनके हाथ से निकल जाते हैं? क्योंकि ये लोग सनातन पर कीचड़ उछालते हैं। अरे भाई क्या बात है, आज समाजवादी इनके साथ बैठना नहीं चाहती, आज ममता बनर्जी इनके साथ नहीं बैठना चाहती, आज अरविंद केजरीवाल इनके साथ नहीं बैठना चाहता, कोई पार्टी इनके साथ बैठना नहीं चाहती। राहुल गांधी सबके लिए अछूत हो चुके हैं, अछूत, लेकिन इनकी बात समझ में आने को तैयार नहीं है। और राहुल गांधी केवल अडानी अंबानी इस गीत से बाहर निकलना नहीं चाहते। चलिए ठीक है, अच्छा पॉइंट है, अपमानित करने का काम ठीक है। राजकुमार जी, मेरा सवाल हेमंत जी जो कहे, मैं भी यही सवाल पूछने वाला था, इन्होंने क्वेश्चन रेज किया, मैं इसे जानना चाहता हूं। देखिए राहुल गांधी इससे पहले राफेल बहुत चिल्लाए, क्या नतीजा आया आपने देखा। चौकीदार चोर है, आपने कैंपेनिंग किया, क्या आया। अडानी अंबानी लेकर अब चल रहे हैं, क्या इसका नतीजा होगा ये आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। जनता ये जानना चाहती है कि साहब हमारे लिए आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, मोदी जी अडानी अंबानी के लिए जो आप कह रहे हैं वो कर रहे होंगे, वो अलग की बात है। मैं एक आम जनता हूं, मेरे लिए आप क्या सोच रहे हैं, मेरे लिए आप क्या लेकर आ रहे हैं, इसके विषय में कभी भी कुछ नहीं
कहते हैं, अपना विजन नहीं बताते हैं कि हम ये विजन है कि मैं आऊंगा तो ये करूंगा, नहीं, सिर्फ इससे पहले कैंपेनिंग किए चौकीदार चोर, फिर इसके बाद राफेल, फिर अडानी अंबानी। क्या मूलभूत जो जरूरत है लोगों की, आम जनता की, गरीब की बात करते हैं, लेकिन गरीबी क्या होती है इसके विषय पर चर्चा ही नहीं करते हैं। सौरभ जी, माफी के साथ कहना पड़ रहा है कि आप इंडिया न्यूज एक जिम्मेदार चैनल के न्यूज एंकर हैं, अच्छे एंकर हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। आपके मुंह से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी के लिए चिल्लाना वर्ड शोभा नहीं देता है, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं करें तो नहीं, मैंने चिल्लाना शब्द नहीं इस्तेमाल किया। महंगाई पे चर्चा नहीं करते। राहुल गांधी जी, देखिए, मेरे लिए सभी नेता बराबर है, चाहे वो मोदी जी हो, राहुल जी है, मेरे लिए सभी बराबर। मेरा सवाल है कि जो मेन मुद्दा है उस पर क्यों चर्चा नहीं करते? हमारे लिए सब, हमारे चैनल पे सब बराबर है, कोई हमारे लिए व्यक्ति विशेष नहीं है। राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी ना, भारत जोड़ो यात्रा जी, उसमें महंगाई, बेरोजगारी, गरीब अमीर की बढ़ती हुई खाई, ये सबसे बड़े मुद्दे थे। और आज भी राहुल गांधी जी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है। आज राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि डरो मत। डरने का ये मतलब थोड़ी है कि कोई किसी को गोली मार रहा है। डरने का मतलब है कि हिंदुस्तान का नौजवान डरे नहीं, हिंदुस्तान का सैनिक डरे नहीं, हिंदुस्तान का किसान डरे नहीं। भारतीय जनता पार्टी 300 सीटें पार पाकर के डरा रही है, डरो मत। हिंदुस्तान के किसानों को कह रहे हैं डरो मत, डरो मत। कांग्रेस पार्टी जितने भी संख्या में है, विपक्ष जितनी भी संख्या में है, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जितने भी लोग हैं, सब लोग आपके साथ खड़े हैं। सौरभ जी, जब विपक्ष कमजोर होता है तो पत्रकार जगत जो चौथा स्तंभ होता है, पत्रकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो विपक्ष के साथ खड़े होकर के सत्ता पक्ष को गलत और सही का ज्ञान कराएं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, आज हिंदुस्तान में जो हमारा चौथा स्तंभ है वो भी आज उधर ही चल पड़ा है। नहीं, देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ रोकूंगा। देखिए, राजकुमार जी, आप कह रहे हैं विपक्ष कमजोर है, सारा विपक्ष। देखिए, अब इस कमजोर शब्द की थोड़ी सी व्याख्या, थोड़ी सी देख लीजिए राजकुमार जी। मैं सहमत नहीं। आप कह रहे हैं, हो सकता है ये आप हमारे साथ अच्छे पैनलिस्ट वो समझ, आप कह रहे हैं कमजोर। कमजोर शब्द पर ही आप देखिए, कम जोर, यानी आप खुद ही कम जोर लगा रहे हैं उस पर। जब जोर लगाएंगे तो अपने आप आगे बढ़ेंगे। आप लोग खुद ही उस पर जो है कम जोर लगा रहे हैं, कैसे आप जो है आगे बढ़िए? आप जोर तो लगाइए, कम अपने आप हट जाए। लोकसभा संख्या बल पे चलती है, राज्यसभा संख्या बल पे चलती है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें 300 पार है, हमारी सीटें 300 पार नहीं है। इसलिए कमजोर कहने में कोई ऐतराज नहीं है। विपक्ष हमारा कमजोर है कहने में कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का मेन टारगेट क्या है। नरेंद्र मोदी जी का मेन टारगेट यह है कि विपक्ष को जितना तोड़ सकते हो तोड़ो। कल भी उन्होंने दिल्ली की एक मीटिंग में कार्यकर्ताओं को यही कहा था, 100 दिन का टास्क है, लोकसभा चुनाव सिर के ऊपर है, जाओ और गांव ढाणी में, शहरों में जाओ, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करो और विपक्ष को जितना तोड़ सकते हो, जितना कमजोर कर सकते हो करो। ये उनका टारगेट हो सकता है, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, विपक्ष का कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि विपक्ष में चाहे सीट 1 रहेगी तो भी हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं, अभी हेमंत जी ने बहुत अच्छा कंचन आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। हेमंत जी ने कहा कि राजकुमार जी इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, पार्टी वे इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, इनको एमएलए का टिकट नहीं मिला। क्या आप नहीं चाहते कि आपको एमएलए का टिकट मिल जाए और मैं आपके नाम के बगल में विधायक लिखा हो तो कितना अच्छा लगता? आप क्या आप ये नहीं चाहते? अगर पार्टी वेस्ट, आप लोग कार्यकर्ता वेस्ट पार्टी है। मेरे बड़े भाई गोयल साहब मेरी चिंता कर रहे हैं, मुझे खुशी है, मुझे खुशी है कि मेरे फाजिल दोस्त, मेरे बड़े भाई मेरे करियर की चिंता कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और भविष्य में भगवान ने चाहा तो निश्चित तौर पे मेरे नाम के आगे विधायक या एमपी जो भी लगेगा लग जाएगा। आपकी शुभकामना के लिए चले हेमंत जी इसका आप जवाब दे दीजिए। देखिए, फिर इसके बाद मैं मदन जी के पास जाऊंगी। ये आपका कंसर्न था हेमंत, ठीक है हेमंत जी, आप ठीक है हेमंत जी ने क्वेश्चन उठाया तो देखिए भारतीय जनता पार्टी को देश हित में, राज्य हित में झुकाती रहेगी। चले ठीक है हेमंत जी, आपका जो कंसर्न था मैंने वो पूछ दिया, उन्होंने कहा कि हो सकता है जी। अब इसका जवाब दीजिए, फिर इसके बाद मदन जी के पास मैं चलता हूं।
नहीं देखिए सौरभ जी, मजाक की बात नहीं है, ये बहुत सीरियस इशू है। अब राजकुमार जी शर्मा चैनल पर बैठे हैं, वो पार्टी की कमजोरी तो जाहिर नहीं होने देंगे, क्योंकि वो पार्टी की प्रवक्ता है, पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है वो उसी तरह से बोलेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि कांग्रेस के लोग लोकतंत्र पर अंगुली उठाते हैं, ईवीएम पर अंगुली उठाते हैं, ईडी पर अंगुली उठाते हैं, आईटी पर अंगुली उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर अंगुली उठाते हैं, और प्रेस पर भी अंगुली उठाते हैं। ये प्रॉब्लम है। लेकिन अपनी गिरेबान में झांकना नहीं चाहते। वो कहते हैं हम तो बिल्कुल अच्छे हैं, हम तो बिल्कुल अच्छे हैं। अरे भैया अच्छे हैं तो कांग्रेस क्यों टूट रही है? कांग्रेस के लोग, अरे बीजेपी वाले तो लाख कोशिश करेंगे कि विपक्ष कमजोर हो जाए, लेकिन आप कमजोर क्यों होते हैं? आपके लोग पार्टी छोड़ के क्यों जाते हैं? अभी ये कहते हैं साहब बीजेपी में जाके तो वॉशिंग मशीन लगी है, वहां पर धुल जाते हैं। अरे तो आपके लोग ईडी आईटी से डरते क्यों हैं? वो कांग्रेस अगर वो ईमानदार है, वो अगर पाक साफ है, तो कांग्रेस में रहकर डटकर मुकाबला क्यों नहीं करते? वो क्यों छोड़ती है कांग्रेस? ये बता दीजिए। ऐसी क्या मजबूरी आल पड़ी कि उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ती है? जो भी कांग्रेसी बीजेपी ज्वाइन करता है, उसी के लिए कांग्रेस के बड़े नेता कहते हैं कि साहब ये तो ईडी के डर की वजह से वो तो कांग्रेस छोड़ के चले गए। अरे भाई ऐसा काम क्यों करते हो आप? तो अब दिक्कत ये है ना, अभी कह रहे थे ना राजकुमार जी कि हेमंत जी अब ज्योतिषी हो गए। अरे आप देखिए ना भाई, जोशी जी जो अशोक गहलोत के बहुत नजदीक है ना, वो भी आपको पार्टी छोड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये तो अब डूबता हुआ जहाज है। अब डूबता हुआ जहाज अगर राहुल गांधी को नजर नहीं आता तो कोई क्या कर सकता है? और जहां तक कार्यकर्ताओं की बात है, निश्चित रूप से कार्यकर्ता तो हमेशा किसी पार्टी की हो वो निष्ठावान होते हैं, नेता निष्ठावान नहीं होते। तो कार्यकर्ता तो अपनी जगह रहेंगे, कांग्रेस में रहेंगे, लेकिन नेता विहीन पार्टी का क्या कर लोगे? कार्यकर्ता बेचारे क्या कर लेंगे? तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारे पास सीट कम है, इसलिए हम कमजोर है। अरे कमजोर सीटों से नहीं होते, मनोभाव से कमजोर होते हैं, विचार से कमजोर होते हैं। पार्टी विचार से कमजोर हो गई है, पार्टी लड़ना नहीं चाहती, पार्टी शॉर्टकट ढूंढना चाहती है, पार्टी मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ना चाहती। दिक्कत ये है कांग्रेस के साथ। चलिए मदन जी, मेरा सवाल आपसे कि भाजपा क्यों विधायकों नेताओं को तोड़ना चाह रही है? ये जो आरोप लग रहे हैं, क्या वास्तव में भाजपा ये चाह रही है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, नेता हैं, उनको तोड़कर आप अपने पाले में लाना चाह रहे हैं? ऐसा है क्या? और तोड़ रहे हैं तो क्यों तोड़ रहे हैं, इसका भी थोड़ा जवाब दीजिएगा। वैसे ये सवाल तो बहुत नहीं बनता, लेकिन हाँ कुछ लोगों के सवाल थे इसलिए मैंने पूछ दिया। नहीं, मैं जवाब मैं बड़ी ईमानदारी से जवाब दूंगा सौरभ जी, और लॉजिकली जवाब दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। देखिए, संगठन का काम क्या होता है कि संगठन को मजबूत करना। और हमने पहले भी, मैं आपको कह रहा हूं कि जो कांग्रेस, ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी में नेता अच्छे नहीं होते। मैंने आपको कहा कि जो राष्ट्र सेवा के लिए पार्टी के अंदर विचारधारा अलग अलग होती है, लेकिन अंत जो होता है उसका अंत तो गत्ता, उसकी जो सोच होती है वो ये होती है कि मैं उस विचारधारा में रहते हुए राष्ट्र की सेवा करूं। और ऐसे व्यक्ति जब वहां पे उनका तिरस्कार होता है, उनका अनादर होता है, और वो अपने स्वाभिमान को कहीं ना कहीं उनके ठेस पहुंचती है, तो वो मजबूत हाथ थामता है। मैंने पहले भी बोला आपको। लेकिन मैं दूसरी चीज बोलता हूं, हम तो, हमारा विचार जो है वो पहले से ही है कि जो हमारे विरोधी हैं वो हमारे पक्ष में आए, जो हमारे पक्ष वाले हैं वो कार्यकर्ता बने, और जो कार्यकर्ता है वो नेता बने। ये संगठन का मूल मंत्र है हमारा। तो उसी के अंदर हम चलते हैं कि विरोधी हमारे विचार को हम कन्विंस करें उनको, वो हमारी सोच, हमारी जो भी चीजें हैं उनको माने, और मानकर हमारे साथ में आए, तो कोई इसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी चीज, राजकुमार जी ने कहा कि डरो मत, सैनिकों डरो मत, फलाने डरो मत। राजकुमार जी भाषण बहुत अच्छा है, लेकिन देश की जनता अब जागरूक हो गई है। आपको डर का छोटा सा उदाहरण बताता हूं राजकुमार जी, कि अब भारत के देश के प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। इस देश में ना सैनिक डरता है और ना ही जनता डरती है। आज दुनिया के अंदर भारत की छवि वो है कि भारत उठ के और सर्जिकल स्ट्राइक करता है, घर में घुस के मारता है। आज देश की छवि और देश इतना मजबूत है कि अभिनंदन जो भारतीय नौसेना का अधिकारी था, उसको पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर होता है ससम्मान। और आज देश इतना मजबूत है कि आबू धाबी के अंदर भारतीय सैनिकों को जो सजा दी थी, उनकी सजा खत्म करके और ससम्मान भारत छोड़ता है। आज देश के अंदर ऐसी मजबूत सरकार है कि दुनिया उसका लोहा मानती है। आज ऐसा है कि तिरंगा लगा के अगर युद्ध हो रहा होता है तो भारत का तिरंगा का मान इतना है कि तिरंगा लगा दीजिए, दोनों देश युद्ध विराम कर लेते हैं और भारतीयों को निकलने के लिए रास्ता देते हैं। तो कमजोर किसके राज में था
और मजबूत चलिए, कौन है, ठीक है। ये देश राजकुमार जानता जी, है। ठीक है। दूसरा ओके, इन्होंने मदन कहा जी। कि विपक्ष को ठीक है, कमजोर मदन मत जी। करो। मेरे को 10 सेकंड दीजिए। जी, जी, बोलिए। इन्होंने कहा विपक्ष को कमजोर मत करो। अब राजकुमार जी, आपके विपक्ष का चुनाव भी हम लड़े क्या? आप परिवारवाद से निकलना ही नहीं चाह रहे हो। आप उनको राहुल गांधी जी को सर्वे सर्वा बना रहे हो, जिनके अंदर कुछ नहीं है। पार्ट टाइम नेता है आपके पास में, जो चुनाव आते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, चुनाव आते हैं तो न्याय यात्रा निकालते हैं, और जैसे ये चुनाव खत्म होंगे ना, न्याय यात्रा खत्म होगी, उनको छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाना पड़ता है। तो भैया ऐसा पार्ट टाइम नेता लेके आओगे तो फिर आपकी सत्ता पक्ष से आप उम्मीद इसका जवाब दीजिए। ठीक है राजकुमार जी, पार्ट टाइम नेता लेकर आएंगे तो यही स्थिति होगी। ठीक है, और एक ठीक है, ठीक है, आपने सही सवाल पूछा, इसका जवाब राजकुमार जी देंगे कि राजस्थान से छोड़ के कौन जा रहा है। ठीक है राजकुमार जी, जल्दी से कम शब्दों में प्लीज ये फाइनल कमेंट। ठीक है, ओके मदन जी ठीक है, कम शब्दों में राजकुमार जी। सौरभ जी, राहुल गांधी जी वो नेता हैं जिनके नानाजी देश के प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी वो नेता हैं जिनकी दादी देश की प्रधानमंत्री थी। इसलिए राहुल गांधी वो नेता है जिनके पापा देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ठीक है, हमारे पास वक्त कमी है, बहुत माफी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया मदन प्रजापति जी आपका, राजकुमार जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हेमंत भाई गोयल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी बहस में हमने जाना और समझा कि आखिरकार मालवीय जी चले गए, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस में अचानक नाराज लोगों की संख्या क्यों बढ़ रही है? क्या आत्ममंथन चिंतन नहीं किया जा रहा है? कभी कमलनाथ नाराज हो रहे हैं, कभी मालवीय जैसे बड़े नेता चले जा रहे हैं साथ। अगर ऐसे बड़े बड़े नेता साथ छोड़कर हाथ का साथ छोड़ेंगे और कमल पकड़ लेंगे तो ये तो सोचने वाली बात होगी। बहरहाल बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।